नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 4 दिन गुजर चुके हैं। अलगाववादी और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ के एकदम बाहर। वो वांटेड है। उसकी तलाश में पूरे पंजाब में पुलिस ने जाल बिछाया हुआ है, लेकिन बीते शनिवार को वो जो गायब हुआ, तो अब तक वो गिरफ्त से बाहर ही है, पकड़ में नहीं आया। इस बीच आज कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि अमृतपाल किस तरीके से पुलिस द्वारा घेरने के बाद भागा। इन सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है अमृतपाल सिंह एक मारुति ब्रेज़ा गाड़ी जो है, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें उसका काफिला निकल रहा है और वो उसमें बैठा हुआ है और ये कार जालंधर के पास एक टोल बूथ से गुजर रही है। इसी टोल बूथ के सीसीटीवी से ये तस्वीरें मिली हैं। इन तस्वीरों में एक खास बात ये दिख रही है कि अमृतपाल सिंह अपनी उस वेशभूषा में नहीं है जिसमें वो आम तौर पर नजर आता है। अपने आप को भिंद्रनवाले पर मॉडल कर रहा है ना, तो नीला कपड़ा पहना रहता है, वो इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मर्सिडीज में घूमने की जो उनको आदत थी वो भी छोड़ दी, छोटी गाड़ी में घूमे। जब पुलिस पीछे पड़ी तो भागने के लिए आपने भेष बदला। उसने ना तो अपना नीला चोगा पहना है जो हमने आपको बताया, ना ही वो नीली पगड़ी पहनी है। उसकी जगह उसने ब्रेज़ा कार में पैंट शर्ट पहनी हुई, कपड़े बदल लिए। अमृतपाल जब घर से निकला था तो अपनी इस मर्सिडीज कार, अभी थोड़ी देर बाद आपको मर्सिडीज कार दिखेगी स्क्रीन पर, वो मर्सिडीज कार में सवार हुआ था। एकदम इसी के पीछे आ रही है वो मर्सिडीज कार, वो आपको फ्रेम में दिखाई भी दे रही है। पुलिस के पीछा करने पर जालंधर से शाहकोट गांव के पास वो मर्सिडीज कार छोड़कर अपने एक साथी की मारुति ब्रेज़ा कार में जाकर के सवार हुए। पुलिस ने अब ये ब्रेज़ा कार बरामद कर ली। हमें कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि अमृतपाल ने बाद में ब्रेज़ा कार भी छोड़ दी। खेतों के बीच रास्ते में दो मोटरसाइकिल थी, उसमें से एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके वो भाग निकला। उसने अपनी पगड़ी भी बदल ली। नीली की जगह उसने गुलाबी पगड़ी पहन ली, जैसे कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही। ये सारी तस्वीरें हम तक ला रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जिन्होंने ये जानकारी दी। अमृतपाल पुलिस से इतना घबरा गया कि उसने अपना हुलिया भी बदला, अपने कपड़े भी बदले। जो धार्मिक चोला पहनता था उसको उतारा, पैंट शर्ट पहनी, चश्मा लगा लिया, पगड़ी जो नीली पगड़ी थी उसे भी बदल करके गुलाबी पगड़ी पहन ली और ऊपर से एक जैकेट पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया ताकि कोई पहचाने बिना। इतनी लंबी दाढ़ी थी उसकी, उसको भी उसने फोल्ड कर लिया कि वो पुलिस से बच सके। अब पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने यह बताया है कि मोटरसाइकिल में बैठने से पहले अमृतपाल जालंधर के नांगल अंबिया गांव के गुरुद्वारे पहुंचा और वहां भी उसने कपड़े बदले। कितनी बार कपड़े बदल रहा है आप देखिए पुलिस से बचने के लिए। इसके बाद दो मोटरसाइकिलों में अमृतपाल समेत कुल 5 लोग गांव में खेतों की पतली पगडंडियों से होते हुए भाग करके निकले। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय हो क्या रहा होगा जब ये सब स्कीमिंग प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। पुलिस ने भागने में अमृतपाल की मदद करने वाले, पुलिस से भागने में, माफ कीजिएगा, अमृतपाल की जो मदद जिन लोगों ने की है, 4 लोगों को ऐसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इन सभी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक टोटल 153 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ नॉन अवेलेबल वारंट ਆ अमृतपाल सिंह का वो जारी हो चुका है। इस बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की अलग अलग वेशभूषाओं में कई तस्वीरें जारी की हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। इनमें एक तस्वीर वो दाढ़ी और मूंछ में सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है, एक तस्वीर, और एक तस्वीर में दाढ़ी मूंछ के बगैर दिख रहा है। बाकी तस्वीरों में उसने किसी में काली, नीली, पीली, गुलाबी पगड़ियां पहनी हुई। पंजाब पुलिस ने उसे फरार भी घोषित कर दिया है। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं। पुलिस ये बताना चाहती है कि कोई भी भेष बदल सकता है, ये किसी भी तरीके से घूम सकता है, तो सतर्क रहिए। पंजाब के बाहर अमृतपाल सिंह के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई। हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की मांग की जाती है जो किसी गैर कानूनी गिरफ्त में हो, किसी की गैर कानूनी गिरफ्त में हो। यानी कि जाहिर सी बात है, ये जो याचिका दायर की गई है ये किसी ऐसे आदमी ने की है जो कि हितैषी है अमृतपाल सिंह। ये याचिका एडवोकेट ईमान सिंह खारा ने दायर की है, जिसने अमृतपाल को पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग रखी है सामने। खारा अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार हैं, और उनकी याचिका में यह कहा गया है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पहले ही जालंधर के शाहकोट इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और उसे गैर कानूनी तौर पर जबरन अपने कब्जे में रखा हुआ है। उधर पंजाब सरकार की दलील है कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। कहा कि पंजाब पुलिस के पास 80,000 जवान हैं, फिर भी अमृतपाल को वो पकड़ नहीं पाई। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसियों के साथ चूक हुई। पंजाब पुलिस की ओर से वहां के एडवोकेट जनरल विनोद घई, उन्होंने कोर्ट में यह बताया कि अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने पंजाब पुलिस को केस की, ये जो पूरा केस है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दे दिए। इस बीच अमृतपाल के करीबी हरजीत सिंह को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया। हरजीत ने सोमवार को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था और कहा था कि वो अमृतपाल के साथ ही भागा था, लेकिन बाद में वो अलग रास्ते चला गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरजीत सिंह अमृतपाल का चाचा है और उसका सलाहकार भी था। हरजीत को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनएसए का जो कानून होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत हरजीत समेत अमृतपाल के कुल 7 साथी गिरफ्तार किए गए। हरजीत के अलावा अन्य हैं दलजीत सिंह कलसी, गुरमीत सिंह, बसंत सिंह, भगवंत सिंह, कुलवंत सिंह और गुर औजला। दलजीत सिंह कलसी अमृतपाल का फाइनेंसर था, जिसे गुरुग्राम के एक घर में गिरफ्तार किया। इन सब के समेत अब तक 153 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों पर इस मामले में हुई है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन स्विफ्ट। बस इस ऑपरेशन स्विफ्ट के तहत अमृतपाल सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों के दौरान किसी तरह की अफवाहें न फैले, इसके लिए पंजाब सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई है 23 मार्च तक, और उसको बढ़ा दिया। कई जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी हटा भी दी गई। लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर के भरोसा बहाल रहे, इसके लिए पंजाब पुलिस ने जालंधर समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च भी किया। कई इलाकों में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 भी लागू है। पंजाब पुलिस कह रही है कि राज्य में सारे बाजार खुले हैं और अमृतपाल के साथ कोई समर्थन नहीं। हम इस वक्त जलंधर में हैं, सिचुएशन पीसफुल है। इंटरनेट सर्विसेज पूरे पंजाब में कुछ जिलों को छोड़कर वापस से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। जलंधर में भी इंटरनेट सर्विसेज शुरू हो गई हैं, फ्लैग मार्चेस निकाले जा रहे हैं। ये
संकेत देने के लिए पंजाब पुलिस लोगों के लिए है और सब कुछ पीसफुल है। हमारे साथ तेजा साहब हैं जो यहाँ के डीसीपी हैं। तेजा साहब, आप उस दिन ऑपरेशन में भी थे, सिचुएशन क्या है अभी जलंधर और उसके आसपास? देखो, जलंधर की जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है और जो जलंधर के निवासी हैं वो बड़े सुलझे हुए हैं, तो उसमें वो हर चीज़ को समझते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स की, वो ज़रूरत के मुताबिक जो डिप्लॉय की है। हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो जवान हमारे साथ हैं, तो लगातार जो फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग वगैरह चल रही है। उस दिन 3 से 4था दिन है, अमृतपाल जलंधर में कहीं खो गया, भाग गया आपसे। क्या इनपुट्स अभी तक, कितने करीब हैं आप लोग? देखो, हम करीब हैं, जल्द अरेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको उसकी ब्रीफिंग दे दी जाएगी। हमारे साथ निर्मल साहब भी हैं। निर्मल साहब, आप यहाँ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अमृतपाल के क्या यहाँ पर लोग हैं सहयोग करने वाले जो अंदर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो, ये 3 दिन से मतलब जो ऑपरेशन जो हमारा चल रहा है, तो अगर कुछ भी लोगों में दिल में कोई ऐसी बात होती तो अभी बस बहुत ज़्यादा समय हो गया है। वैसे भी लोग समझदार हैं, अच्छे हैं। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अमृतपाल इतना राइज हो गया अचानक से, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या इसका मॉड्यूल क्या था? क्या करना चाह रहा था ये पूरे पंजाब में? देखो, अभी जो उसके एसोसिएट्स को पुलिस ने पकड़ा है, तो उनके जो जांच की गई इन्वेस्टिगेशन, उसमें 2-3 बातें सामने आई हैं। वो जो वो जो AKF जो आनंदपुर खालसा फोर्स की वो मतलब बनाना चाहता था अपनी फोर्स, वो भी वो गलत बात है। और दूसरा वो उसका जो मोटिव रहता था कि हम कैसे लोगों को जोड़े, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं जुड़ते, मगर वो लोग जैसे उनका जो पहला मोटिव ये था कि वो एक डी एडिक्शन सेंटर को वो चूज़ करते हैं। डी एडिक्शन सेंटर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, भोले वाले बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो डी एडिक्शन के लिए पहले से वहाँ पे आए हैं, उनको वो नेगेटिवली मोटिवेट करके अपने साथ में जोड़ता था। हाँ ठीक है, जो छोटा एक हमारे सरदर्दी था छोटी सी अमृतपाल वाली, अभी गवर्नमेंट और इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग किया। हम इसको बहुत जल्दी सक्सेस होंगे इसमें, और लोगों से यही अपील है कि पंजाब में आए। पंजाब तो अच्छा है, कारोबार के लिए अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है। आइए पंजाब आइए, अमृतसर जाइए, मत्था टेक के। जलंधर में एक इंडस्ट्री है, बिजनेस करिए, मीटिंग्स करिए, और आप देखिए सारी दुकानें खुली हुई हैं। पंजाब पीसफुल है, इंटरनेट सर्विसेज भी शुरू हो गई हैं कुछ ज़िलों को छोड़ करके, और सारे जो ऑफिसर्स हैं ज़मीन पर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लैग मार्च चल रहा है पंजाब पुलिस का जलंधर शहर में। ऑफिसर्स बिल्कुल कह रहे हैं कि अमृतपाल के नज़दीक है, जल्द पकड़ लिया जाएगा, और उसको जैसे अपराधी को ट्रीट करते हैं वैसे ही अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे। कोई नया भिंडरा वाला पैदा नहीं हो रहा था। अब देखिए सड़कों पर कुछ नहीं है, कोई समर्थन नहीं, लोग अपना काम कर रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि अपना काम करें, बच्चे स्कूल जाएं और धंधा करके सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी अब हमारे साथ हैं। सौरभ शुक्ला, जो जितनी भी तस्वीरें आपने देखी, ये सब आज दिन भर उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने हमारे साथ साझा की। सौरभ, सबसे पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में जो आप अभी पुलिस वाले से बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ ये स्पष्ट करने देना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पंजाब में नहीं हैं वो ये छवि ना बनाएं या ये ना सोचें कि पूरे पंजाब में अमृतपाल सिंह के लिए बहुत ज़बरदस्त एक जन समूह खड़ा हो गया है या जन समर्थन खड़ा हो गया है। इक्के दुक्के लोग थे, ये समस्या बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग भले ही झांसे में आए हों, लेकिन समूचा पंजाब इस चीज़ को देख रहा था और समझ रहा था। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात संकेत आपने पूछी है, और एक रिपोर्टर की तरह जो 4 दिन से यहाँ पर सड़कों पर खाक चल रहा है। एक बात बताते हैं, जब अमृतपाल का राइज हुआ, इसको प्रोफाइल किया था, इसके गांव में आके इसका इंटरव्यू किया था, उस वक्त पूरे देश में चर्चा हो गई कि यहाँ तो एक भिंडरा वाला पैदा हो गया, यहाँ पंजाब में वापस से कत्लेआम होगा, खून की नदियाँ बहेंगी, तमाम चीज़ें शुरू हो गई, हवा बन गया अमृतपाल का।
और देखिए, पंजाब पुलिस भले ही अमृतपाल को ना पकड़ पाई, लेकिन वो हवा पंजाब पुलिस ने खत्म कर दिया है। हवा इसे खत्म कर दिया कि कोई आदमी सड़क पर नजर आया छाती पीटते हुए, किसी ने अपनी दुकान बंद की कि मैं आज दुकान नहीं खोलूंगा, बाजार बंद रहेगा, सॉलिडेरिटी में हूं मैं अमृतपाल के, कहीं कुछ नहीं। तो वो एक मैसेज भी दे दिया पंजाब पुलिस ने कि देखो, पंजाब अमृतपाल एक हुआ था, लोगों ने माहौल बना दिया था, व्हाट्सएप पे देख करके ये आ गया, छोटा भिंडरा वाला है, ये वापस से शुरू कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा फायदा क्या हुआ, अमृतपाल भले ही ना पकड़ा गया हो, कड़वी सच्चाई है, लेकिन वो भागता हुआ घूम रहा है। ये भी एक्सपोज हो गया कि वो कोई संत नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है कि कैसे पहले प्लान कर चुका था पुलिस से कैसे बचना है। जो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी होता है, जो कुछ अपराध करता है तो ये प्लान करके करता है, अगर अपराध कर रहा हूँ तो बचूंगा तो कैसे बचूंगा। तो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, मर्सिडीज कार छोड़ी, ब्रेजा कार में बैठा, अपना हुलिया बदल लिया, पगड़ी, नीली पगड़ी पहनता था, वो पगड़ी हटा के गुलाबी पगड़ी कर ली, लंबी दाढ़ी रखता था, जो आइडेंटिटी थी सिख की उसको फोल्ड कर लिया, चश्मा लगा लिया, जो रिलीजियस अटायर था उसको छोड़ के वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा, फिर मोटरसाइकिल में भागता हुआ घूम रहा है। तो ये भी एक्सपोज हो गया। तो पंजाब अमृतपाल नहीं है। और सच बता रहे हैं संकेत, हम और आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ के लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि नहीं क्या हो गया, वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम लोग यहाँ पर काम करने आते थे। जलंधर एक इंडस्ट्री टाउन है, लोग फ़ोन करें वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, काम करने जाएंगे जो हमारे के यहाँ के लोग हैं। कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई इंसर्जेंसी नहीं है। लोग अपना रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग दुकानें खोल रहे हैं, सब अपने काम पर जा रहे हैं। आपने सुना वो ऑफिसर निर्मल सिंह है एसीपी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने समझाया है कि पंजाब को पेंट ना करें। यूनाइटेड किंगडम में जो हुआ, सोचिए पंजाब में यहाँ लाखों सिख हैं, कौन सा सिख झंडा लेकर के खालिस्तान का घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा है। तो जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल जाता है और लोग बिलीव कर लेते हैं कि यहाँ तो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया है, यहाँ पर जो बाकी हिंदू हैं वो खतरे में हैं, वो सेफ नहीं है, सब यहाँ आराम से घूम रहे हैं। देखिए पीछे सड़क है, ये देखिए आराम से सब गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑटो में लोग जा रहे हैं। अब ये देखिए ये भाई साहब जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। कहीं कोई डर है? कुछ डर नहीं है कहीं कोई। तो पंजाब के बारे में भ्रांति ना फैलाई जाए, यहाँ कुछ नहीं है, शांति है। 4 दिन तक इंटरनेट नहीं था संकेत, हम अकेले किसी गांव में जा रहे हैं, लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं, लोग खाना भी पूछते हैं, पानी भी पूछते हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो पंजाब अमृतपाल नहीं है, और सारे सिखों को अमृतपाल से ना जोड़ के देखा जाए, पंजाब को बदनाम ना किया जाए। पंजाब पीसफुल है, सब मिलकर यहाँ रह रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, ये जो आपने विस्तार से जानकारी दी, देखिए ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो लोग पंजाब में नहीं हैं और चिंतित हैं कि क्या हो रहा है अभी वहाँ पर, क्या बंदूकों का राज हो गया है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि स्थिति सामान्य है। और एक कार्रवाई भी हो रही है, और एक आदमी भागा भागा फिर रहा है जो अपने आप को संत कहता था। अगर वो इस तरीके का संत होता तो बंदूक लेकर के हरमंदिर साहिब में नहीं घुसता, गोल्डन टेम्पल में नहीं घुसता, और ये स्थिति तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये तस्वीरें पंजाब भी देख ले और पूरा देश देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ शुक्ला। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक को 20,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जो जारी रेड कॉर्नर नोटिस है उसको इंटरपोल ने हटा दिया है। इंटरपोल का यह कदम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी के लिए एक बड़ा झटका है। इसका मतलब यह है कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में वांटेड हीरा कारोबारी अब इंटरपोल के लिए वांटेड नहीं है, और वो गिरफ्तारी के डर के बिना अब किसी भी देश में आसानी से आ जा सकता है। अब सोचिए इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए उसका पता लगाना और आगे प्रत्यर्पण की कोशिशें मुश्किल क्या हो जाएंगी, इस पर मत बटा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है हाँ हो सकती हैं, और कुछ का कहना है नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। रेड कॉर्नर नोटिस जारी रहने से भारत को उसका पता लगने में आसानी थी। इंटरपोल के रेड कॉर्नर्स की फेहरिस्त में मेहुल चोकसी का नाम हट गया है। अब दुनिया भर में चोकसी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि वो एंटीगा में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी का 2021 में भारतीय एजेंसियों ने अपहरण किया था, फिर उसे डोमिनिका ले गए थे।
वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे बड़ी राहत दी है। हालांकि सीबीआई का कहना है कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगा और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड कॉर्नर नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उधर विपक्ष ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन चौकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जाती है। मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। कुछ लोगों ने बस फंड जमा कर लिया है। एलआईसी और स्टेट बैंक शून्य हो गई है। बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। चोकसी के मसले को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर सीबीआई का कहना है कि पिछले 15 महीनों में वो 30 भगोड़ों को भारत वापस लाने में कामयाब हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फैसला तब आया है जब एफएटीएफ भारत को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत रिव्यू इस साल करने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के बीच अपराधियों और भगोड़ों से जुड़े अलर्ट का सबसे ऊंचा स्तर है, मतलब कोऑर्डिनेशन का सबसे एकदम ऊपर का स्तर। इसके जरिए दुनिया भर की एजेंसियां अपराधियों का पता लगाती है और फिर कानून के आधार पर उनका प्रत्यर्पण यानी कि एक्सट्रेडिशन या आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कराया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मेहुल चोकसी को लेकर इंटरपोल के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और विदेश मंत्रालय के जरिए एंटीगा की कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी जाएगी जो इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस हटाने का आधार बना। दरअसल ये भारत सरकार के लिए एक झटके के तौर से भी माना जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि इससे मेहुल चोकसी के उस आरोप को बल मिला है जिसमें यह कहा गया था कि 2022 में भारत सरकार ने और भारत सरकार के इशारे पर उसके अपहरण की साजिश रची, लेकिन इससे मेहुल चोकसी के खिलाफ केस पर कोई असर नहीं पड़े। चोकसी 2018 में एंटीगा भागा था और अभी उस देश में ही रह रहा। इंटरपोल ने ईडी की ओर से हवाला के आरोपों के आधार पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। चोकसी के भारत से भागने के 10 महीने बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। चोकसी ने अपहरण का आरोप लगाते हुए रेड कॉर्नर नोटिस को चुनौती दी थी। यह कहा था कि उसे एंटीगा से अगवा कर डोमिनिका लाया गया, जिसका मकसद उसे प्रत्यर्पण करने के बाद भारत भेजना था। मेहुल चोकसी की दलील थी कि उसे भारत में न्याय और इलाज दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं राजनीति इस पूरे मामले पर तेज हो गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमएल शर्मा जी, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। शर्मा जी, पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले से जुड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिया जाना भारत के लिए आपको क्या लगता है कितना बड़ा झटका है? इसमें भारत सरकार और सीबीआई का कोई दोष नहीं है। ये जो एक्शन है इंटरपोल ने लिया है पूर्णतया एक तरफा कार्रवाई है। इसमें कोई परिस्थिति बदली नहीं है, कोई साक्ष्य बदला नहीं है, कोई नया साक्ष्य आया नहीं है। जिस साक्ष्य के आधार पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उस साक्ष्य को नकारा नहीं गया है अभी तक।
वो कुछ भी ड्रामा करता रहे कि मुझे किडनैप करके ले गए, मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा, ये सब बकवास की बात है। शर्मा जी, ये बताइए, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बहुत सिंपल है। जैसे भारत में आपने कोई अपराध किया तो उसका तफ्तीश होता है और साक्ष्य एकत्र किया जाता है। फिर उस सारे साक्ष्य को इंटरपोल के पास भेजा जाता है और इंटरपोल से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए। इंटरपोल अपने आप को संतुष्ट करती है कि साक्ष्य ठीक है और ये ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर उस व्यक्ति की ट्रायल हिंदुस्तान में हो सकती है, तो वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है वो दुनिया के किसी देश में भी जाए, वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और भारत सरकार को सूचित करेगी कि अमुक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसको आप एक्सट्रेडिशन करा के ले जाइए और अपने कोर्ट में इसकी ट्रायल कराइए। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो रेड कॉर्नर नोटिस पे पुख्ता साक्ष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। शर्मा जी, भारत में सीबीआई इंटरपोल की प्रतिनिधि है, तो क्या सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि मेहुल चोकसी कानूनी तिकड़म लगा रहा है और कुछ राहत उसको मिल सकती है और शायद सीबीआई पहले से ही सतर्क हो जाती, सावधान हो जाती? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कारण यह है कि इंटरपोल कोई न्यायालय नहीं है, ये बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स का इंटरनेशनल क्लब है। तो वहाँ पुलिस वाले ही होते हैं, वही सेक्रेटरी जनरल बनता है, वही उसके अधिकारी होते हैं। भारत का भी एक अधिकारी वहाँ पे है, वो सीबीआई से गया है, मिस्टर किरण, वहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। बट ये निर्णय बहुत हाई लेवल पे होते हैं, सेक्रेटरी जनरल लेवल पे होते हैं, तो सीबीआई का वहाँ कोई रोल नहीं था। लेकिन सीबीआई अभी भी इस मुद्दे को इंटरपोल के साथ उठा सकती है कि आपने जो कार्रवाई करी है वो गलत है, और मैं आश्वस्त हूं कि अगर सीबीआई इस मुद्दे को उठाएगी तो ये खारिज करने का जो ऑर्डर है वापस भी लिया जा सकता है। एमएल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारी एक विशेष प्रस्तुति, सरकार खुद कहती है कि। सरकार खुद क्या कह रही है आज? वो खुद ये कह रही है कि देश में खुले नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एम्स अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को लेकर के संसद की एक स्थायी समिति ने कल ही लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कुछ चिंताएं जताई गई। असम के गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर के सांबा और तमिलनाडु के मदुरई में जो नए एम्स खुले हैं, एमबीबीएस की क्लास वहां पर शुरू हो चुकी है, जबकि इन अस्पतालों में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में संसद की स्थायी समिति का यह कहना है कि वो ये नहीं समझ रही और वो ये समझ नहीं पा रही कि ओपीडी और आईपीडी के बिना इन अस्पतालों में एमबीबीएस के छात्रों को क्लिनिकल अनुभव कैसे दिया जा सके। ट्रेनिंग कहां लेंगे? ऐसे ही होता है ना, वो पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है। ये तब है जब सरकार एम्स अस्पतालों के खुलने को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन वो पूरी तरह ऑपरेशन कब तक हो पाएंगे, ऑपरेशनल जो है ये पूरा प्रोसेस, ये कब तक हो पाएगा, इसे लेकर के सवाल अभी भी बने हुए। हफ्ते भर पहले 14 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक मोदी जी का जमाना, एम्स जैसे संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई, और फिर उन्होंने पहले का कुछ जमाना दिखाया, वो तस्वीर दिखाई, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, एक कलर तस्वीर, ये दिखाने के लिए कि 7 से 22 का सफर पूरा किया।
दरअसल यूपीए दौर तक देश में 7 एम्स थे और 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे 2 गुने और बढ़ा दिया और एम्स बनाए गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सभी एम्स अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पाए और ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बजट सत्र के दौरान संसद में अपने एक जवाब में कही। तो उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये जवाब भी दिया। देश में दिल्ली का एम्स चिकित्सालय सर्वश्रेष्ठ संस्थान में माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली एनडीए सरकार के दौरान इसी तर्ज पर 6 एम्स खोलने का ऐलान किया गया था। ये एम्स भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर और जोधपुर में खोले गए। लेकिन वहां फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके बिना ये संस्थान पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग बनाना थोड़ी मकसद है। मैं बहुत भव्य इमारत बना दूं और उसमें अगर फैकल्टी ही ना हो तो फिर क्या जरूरत इस इमारत की? वो इमारत क्या कर लेगी? इन अस्पतालों में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की पोस्ट खाली पड़ी और स्थायी समिति ने इन पर भी चिंता जताई। क्या है वो, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। एम्स भोपाल में फैकल्टी की 305 पोस्ट, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाएं क्योंकि डेटा ज्यादा है। एम्स भोपाल में फैकल्टी की 305 पोस्ट हैं, जिसमें से 200 ही भरी जा चुकी हैं। नॉन फैकल्टी की करीब 3800 हैं, जिसमें 1825 ही भरी जा चुकी, यानी कि आधे से भी कम। एम्स भुवनेश्वर फैकल्टी की 305 पोस्ट, जिसमें से 231 भरी हैं। नॉन फैकल्टी की 3800, जिसमें से 1984। एम्स जोधपुर 305 पोस्ट हैं, 227 भरी गई हैं फैकल्टी, करीब 3876 हैं नॉन फैकल्टी पोस्ट, जिसमें से 2360 पोस्ट भरी गई। एम्स पटना का हाल देख लीजिए। अभी पिछले हफ्ते हमने एम्स पटना का हाल आपको बताया भी था, वहां पर कितनी शॉर्टेज है। 305 पोस्ट में 162 भरी जा चुकी और 3884 में से 1682 पोस्ट जो हैं वो सिर्फ अभी इतनी ही भरी गई, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ खाली। एम्स रायपुर का भी हाल बिल्कुल उसी तरीके से है। आप देखिए लगभग हर जगह यही स्थिति है। 305, 306 जो हैं वो पोस्ट ऑथराइज्ड हैं, लेकिन वो भरी नहीं गई हैं और नॉन फैकल्टी की भी पोजीशन इसी तरीके की हम लगातार देख रहे हैं। तो ये स्थिति अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। कितनी सुधरेगी ये आगे देखें। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। यहां पर इस बार बोर्ड की परीक्षाएं मजाक बन करके रह गई हैं। 10वीं और 12वीं के पर्चे परीक्षा से पहले, यानी कि 5 से लेकर 50 मिनट पहले तक लीक हो रहे हैं। कई बार तो परीक्षा के पर्चे 299 रुपए में ऑनलाइन बिकते हैं। डिस्काउंट तो देखिए, पूरा 300 भी नहीं, 299। राज्य सरकार कभी कहती है कि पर्चे लीक हो गए हैं, तो कभी कहती है कि लीक ही नहीं हुए। इस हां और ना के बीच कई जिलों में कार्रवाई भी हो रही है और कई जिलों में कितने सारे बच्चे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। के सैलवाड़ा सरकारी स्कूल में सोमवार को 12वीं के फिजिक्स का पेपर लीक हो गया। मामले में खुद कलेक्टर ने कार्रवाई की। स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक भृत्य जो शाला विकास निधि से जो उसको भर्ती किया गया था, उसके मोबाइल से इसको वो क्लिप को जो है वो सेंड करने की बात जो है वो स्पष्ट हो गई है। वो जो है उसमें डिलीट किया गया है, जिसको हम लोग जो है पुनः जो है वो लिया जाएगा और जहाँ पे भी उन लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा या किसी और को आगे की मैसेज किया होगा, उसको भी हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करके नियमानुसार सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। 17 मार्च को धार में अंग्रेजी की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लर्क गिरफ्तार हुए। हम लोगों ने कन्या हाई स्कूल नालसा में जाकर के जो हमारी रैपिड टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने वहां जाकर के ट्रेस किया तो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न पत्र भेजा जा रहा था उसका मिलान इस केंद्र की परीक्षा एक क्वेश्चन पेपर से हुआ। उसके तहत वहां फ्लाइंग स्क्वाड ने सघन जांच की, तत्काल सघन जांच की और 1 से 2 घंटों में ये हमें ऐसा सुनिश्चित हुआ कि उस प्रश्न पत्र की जो स्कैनिंग है वह इसी केंद्र से की जा रही थी। मुरैना के जौरा में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में भी पेपर लीक की शिकायत आई।
जौहरा से हम लोगों को सूचना मिली थी कि 8:50 के लगभग व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पे कुछ आंसर कीज जो है सर्कुलेट हुई थी। 10वीं 12वीं के पेपर मध्य प्रदेश में लगातार लीक हो रहे हैं, जिसे रोकने में सरकार फेल है। अब तक 14 दिन हुई परीक्षा में 11 पेपर लीक होने के आरोप हैं। शिक्षक, स्टाफ सहित 30 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 299 रुपए तक में पेपर बिकने के आरोप हैं। फिर भी मंत्री जी कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। प्रथम दृष्टा जो पहले राउंड में जो जानकारी आई थी वो हमने जांच करा ली, उसमें सही नहीं पाए गए जो वायरल हो, लेकिन फिर भी छात्रों के साथ भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करा दी है और 1-2 दिन में वो गिरोह का पर्दाफाश होने वाला है, जो गिरोह इस काम में लगा हुआ था। जो पहले वायरल होते हैं वो पर्चे जो उन्होंने कहा था वो मिलान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लीक नहीं हुआ, वो वैसे ही फर्जीवाड़े में वायरल कर रहे थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया, कहा राज्य में कुशासन चल रहा है। आदमी के डीएनए में बदमाशी आ गई है। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करने की, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत रही है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, उसमें भी इसी तरह के मामले थे। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, अन्य अन्य चीज़ें हुई, आपको सब मालूम है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पेपर भी लीक होंगे, भर्तियां भी हो जाएंगी, जिनको भर्ती करना होगा उनके पेपर दे देंगे। तो ये तो यहाँ पे एक पूरा कुशासन चल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और लगातार पेपर लीक से मेहनत से परीक्षा देने वाले बच्चों का हौसला टूट रहा है। पढ़ने वालों को ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमने पूरे साल पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा उसको पेपर मिल गया, ऐसा रहता है। हम लोग तो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को मिल जाता है तो उनको तो फ़ायदा हो जाता है, हमें तो नुकसान होता है ना। हमारे परसेंट सही नहीं आते, उनके ज़्यादा आ जाते हैं। हम साल भर से पढ़ाई करते हैं और लास्ट के दिन मतलब जब एग्ज़ाम होने को होता है हम अपना तो पेपर लीक कर देते हैं। तो ये जहाँ तक है तो बोर्ड की भी थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी चाहिए, बोर्ड को भी। बच्चे को पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जब इस टाइप से पेपर मिलने लगते हैं मार्केट में। तो पेपर लीक रोकने के लिए अब सरकार ने योजना बनाई है कि राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारी थाने से स्ट्रांग रूम तक पेपर लेकर आएंगे। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक। व्यापम से दागदार छवि को सरकार बनाने के बजाय और बिगाड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन चोरी, लीक पकड़ रहा है, सरकार तर्क वितर्क और कभी कुतर्क में उलझी हुई है और इन सब के बीच लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में लव जिहाद का मुद्दा उठा है। क्या है पूरा मामला, ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराष्ट्र विधानसभा में लव जिहाद मुद्दे को लेकर एक बयान दिया था और इसमें जो दावा किया उस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। मंगल प्रभात ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख केस हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रईस शेख, उन्होंने महिला बाल विकास मंत्रालय से ही मिली जानकारी में बताया है कि अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई। सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं न कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र के बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का विधानसभा में दिया गया ये बयान अब सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में कई जगह लव जिहाद के खिलाफ मोर्चे निकाले गए। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया कि लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मौजूद हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने महिला बाल विकास मंत्रालय से ही पूछा कि लव जिहाद के खिलाफ बनाई गई समिति में अब तक कितने मामले सामने आए, तो उन्हें जवाब मिला कि लव जिहाद का एक भी मामला नहीं मिला है। एक तरफ लोधा जी कहते हैं 1 लाख केसेस है, दूसरी तरफ नितेश राणे जी कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन जो व्यवस्था आपने बनाई, आपकी सरकार ने, हिंदुत्ववादी सरकार ने महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई और पूरा इसका प्रचार किया कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे केसेस आइए, एक केस नहीं आया। इसका मतलब लव जिहाद
हुआ है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जो हम कह रहे हैं सभागृह में कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि आज तक ऐसा एक भी केस जो है सरकार के सामने नहीं आया। कांग्रेस ने भी लोढ़ा का घेराव किया और उनके इस बयान पर सवाल उठाए। मंगल प्रभात लोढ़ा को तो सबसे पहले अपना राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि वो विधायक नहीं, एक मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर ने जब भी कोई स्टेटमेंट देंगे उसमें सत्य होना चाहिए। अगर गलत स्टेटमेंट देते हैं, पूरे स्टेट को नहीं पूरे देश को मिसगाइड कर रहे हैं। और जब उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लिख के देते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरीके के एक भी केसेस नहीं हुए, तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करना, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना सीधा सीधा ये बताता है कि इज नॉट फिट टू बी एन मिनिस्टर। मंगल प्रभात लोढ़ा का बचाव करते हुए बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर लव जिहाद के मामले मौजूद हैं। मंगल जी इस विषय में बहुत ही डीपली काम कर रहे हैं, मूलतः बुनियादी जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें हैं, जिसमें मालाड में जिस प्रकार की कई सारी घटनाएं सामने आई, 2 दिन पूर्व अहमदनगर में घटना सामने आई, तो ये बिल्कुल उनकी बातों में तथ्य है, सत्यता है। किसी के वोट पाने के चक्कर में एक अच्छी व्यवस्था को बदनाम कर। हमारे पास तो सैकड़ों केसेस है जो हम कभी भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है एक सामाजिक इशू, महिलाओं की सुरक्षा का इशू इसी बहाने से देखने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र भर में जब लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मोर्चे निकाले गए, तब मौजूदा सरकार के ऐसे कई विधायक थे जो इन मोर्चों में शामिल हुए। मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जबकि उन्हीं के मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े आए हैं वो उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। अब क्योंकि मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, ऐसे में या तो उन्हें अपने आंकड़ों को साबित करना होगा, या तो अगर वो नहीं कर पाते हैं तब उन्हें सदन से माफी मांगनी होगी और अपने इस बयान को वापस लेना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।